ईरान की रीजन के अंदर खतरनाक स्ट्राइक्स और उसमें पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के मुताबिक हमने इंटरवेंशन किया और यहां पर ईरानियन हकाम से रब्ता किया कि सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट है और उसको आप मद्देनजर रखें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस जंग की रीसेंट डेवलपमेंट्स और पाकिस्तान की यहां पर एंट्री। क्या मजीद इतलात सामने आ रही हैं? ईरान इराक बॉर्डर पर क्या हो रहा है? पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा है? अमेरिकन बेसिस के ऊपर क्या हो रहा है? ईरान के अंदर क्या हो रहा है और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है? और हम देखेंगे कि यहाँ अमेरिका ने अपने पुराने B-52 बॉम्बर्स क्यों निकाल लिए हैं, जो कि ईरान के लिए एक खतरनाक चीज साबित हो सकती है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की वजह से ईरान ने सऊदी अरब में बड़े स्केल पर हमले नहीं किए जिस तरह वो बाकी रीजन्स पर कर रहा है। और उन्होंने दावा किया कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त सऊदी अरब की सिचुएशन रिलेटिवली स्टेबल है। उन्होंने कहा कि हमारी दोनों साइड से बातचीत हुई और हमने ईरानियन हकाम को याद दिलाया कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और आपके सऊदी अरब पर हमले चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, जिस पर ईरानियन हकाम ने हमसे कहा कि हमें इस चीज़ की एश्योरेंस चाहिए कि सऊदी सॉइल हमारे खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट दूसरी साइड को बताया और दोनों साइड से एश्योरेंसेस ली एक दूसरे की प्रोटेक्शन के हवाले से, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब पर उस तरह हमले नहीं हुए जिस तरह बाकी रीजन में हो रहे हैं। रीजन में जिस तरह आग लगी हुई है और अफगानिस्तान और भारत के साथ जो बैक वक्त मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और पाकिस्तान को यहाँ पर मल्टीपल चैलेंजेस का सामना है। ना सिर्फ एक डायरेक्ट वॉर लगी हुई है बल्कि जो ईंधन है, जो तेल है, गैस, उसकी गुजरगाहें बंद हो चुकी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का हमने आपको इस वीडियो में बताया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चौक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक पाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे रीजन में। हमने इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से पूरे रीजन को, एशियाई रीजन को, ईस्टर्न साइड को सारी ऑयल एंड गैस की सप्लाईज जाती हैं, स्पेशली तेल की सप्लाईज। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी पाई जाती है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब से ही ख़रीदता है। और यहाँ पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रब्ता किया है कि ऑल्टरनेटिव रूट के ज़रिए पाकिस्तान अपनी ऑयल की सप्लाईज को जारी रखेगा सऊदी अरब के ज़रिए। और जैसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सऊदी अरब चूँकि बड़ा कंट्री है तो पर्शियन गल्फ के साथ साथ उनको रेड सी वाला रास्ता भी मैसर है, मतलब रेड सी के ज़रिए भी वो अपनी ऑयल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं बाब अल मंडब स्ट्रेट के ज़रिए। तो पाकिस्तान ने कहा है कि रेड सी वाले रूट के ज़रिए हमें ऑयल सप्लाईज प्रोवाइड की जाएं और यहाँ सऊदी अरब ने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली है। वो थोड़ा सा लंबा रास्ता ज़रूर है लेकिन इस वक्त यही ऑप्शन है। पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है और इस मुश्किल मौके पर भी ऑयल सप्लाईज को जारी रखेगा और इसके बदले में पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब के हक में डिप्लोमेसी की है। और पाकिस्तान के मुताबिक हमारी डिप्लोमेसी की वजह से ईरान ने वहाँ पर कम स्ट्राइक्स की हैं बाकी रीजन के मुकाबले में। जो हम देख रहे हैं कुवैत, बहरीन और कतर में जो कुछ ईरान कर रहा है वो माइंड ब्लोइंग है और वाकई ये सऊदी अरब में ऐसा नहीं देखा गया। सऊदी अरब में जो मेजर अटैक हमें नजर आए हैं, एक तो अमेरिकन एम्बेसी और दूसरा उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर रास तनोरा में। पाकिस्तान को यहाँ एक और बहुत बड़ी टेंशन ये भी है कि मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में, गल्फ में बहुत बड़ा पाकिस्तानी डायस्पोरा है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो होस्ट कंट्री है वो सऊदी अरब है जो तकरीबन 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज को जॉब्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है। इन जगहों में भी लाखों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो जॉब्स कर रहे हैं और ज़र मुबादला भेजते हैं पाकिस्तान को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के स्टेबलाइज होते हैं इन मुल्कों में जो लोग मजदूरी करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनकी वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन पाकिस्तान को लाहिक हो गई है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये एक डायरेक्ट थ्रेट है ये जंग। ना सिर्फ ऑयल सप्लाईज कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं बल्कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो ये वर्कर्स भेजते हैं। तो इस जंग के पेश नज़र पाकिस्तान को कम से कम एक सुकून तो ये मिला है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की मुश्किलात हैं उस गैप को सऊदी अरब की मदद से फिल किया जाएगा और दूसरे रूट से ऑयल मंगवाया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम गैस लेते हैं कतर से, हम यूएई से भी ऑयल लेते हैं, फिर कुवैत से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। वो मुल्क है पर्शियन गल्फ के ऊपर और उनके पास पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उनके पास एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर ये है कि वो सऊदी अरब की लैंड
में फिर जाएं, पूरा सहरा क्रॉस करें और फिर रेड सी के ज़रिए अपनी एक्सपोर्ट्स करें, जो कि एक बहुत लंबा और मुश्किल रास्ता है। सऊदी अरब का खुद अपना इतना इलाका खाली है इतने मुश्किल डेजर्ट की वजह से, तो उसको उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहां सऊदी अरब के पास एक ऑल्टरनेटिव रूट मौजूद है डायरेक्ट, इन कंट्रीज़ के पास नहीं है, और इनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा दाव पर लगी हुई है। यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ में ईरान के डायरेक्टली ऑपोजिट हैं, 150 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। अमेरिका के ईरान पर हमलों की बात करें तो सेंटकॉम के जो कमांडर है ब्रैडली कूपर, उनका एक तफसीली बयान सामने आया है जिसको मैंने बड़ा गौर से देखा है, और उसमें उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं ईरान पर हमलों के हवाले से। उन्होंने बताया कि हम किस तरह ईरान पर हमले कर रहे हैं, और जहां जहां से ईरान मिसाइल दाग रहा है हम उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं, जो हमने आपको पहले इस वीडियो में बताया था कि वो ट्रैक कर रहे हैं कि ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं। वो फिर उस जगह के पीछे जाते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, डिफरेंट सिग्नलिंग के जरिए डॉट्स कनेक्टिंग करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो फिर उसको ट्रैक करते हैं और फिर उस जगह पर हमले करते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पर ईरान मूविंग लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ईरान इन हमलों से बच भी रहा है। लेकिन उन्होंने पूरी तफसीलात बताई हैं कि हमने किस तरह ईरान की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत हद तक ख़त्म कर दिया है। उनके मुताबिक अब अमेरिकन और इजरायली एयर फोर्सेस के लिए कोई मसला नहीं है एयर स्पेस, ईरान की एयर स्पेस में वो किसी भी वक्त एंटर हो सकते हैं और बमबारी कर सकते हैं, और उन्होंने बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब जहां हमने इस वीडियो में ईरान की पावर देखी थी कि वो लो कॉस्ट ड्रोन्स के जरिए एक हैवी नुकसान इनको पहुंचा रहा है, इनकी बेसिस का जो नुकसान पहुंचाया है, मतलब $1 बिलियन से ज़ायद इन्होंने अल उदैद एयरबेस को ही नुकसान पहुंचा दिया है, जो कि कतर में है। तो ईरान ने इनिशियली अपने ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के जरिए इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब मसला कहां आ रहा है? मसला सारा है फायर पावर का, कि किसके पास ज़्यादा फायर पावर है और कौन लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकता है, और उसके लिए आपकी तगड़ी इकॉनमी का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर डेफिनेटली यूएस के पास तो इन चीज़ों की कमी कोई नहीं है। उनको मुश्किलात ज़रूर आई हैं, इनकी बहुत सी बेसिस को उड़ा कर रख दी है। ये CNN ने खुद रिपोर्ट किया है कि कितने मैसिव नुकसानात हुए हैं इनकी बेसिस को। अब जहां हमने देखा है कि अमेरिका को वहां पर मार पड़ी है, लेकिन अमेरिका इनको कहां पर नुकसान पहुंचा रहा है? अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए, इनके लॉन्चर्स तबाह कर रहा है, इनकी मिसाइल साइट्स, ड्रोन साइट्स, IRGC के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, ये बहुत हद तक तबाह कर रहे हैं। और अब B-2 बॉम्बर्स के बाद B-52 बॉम्बर्स लाए जा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये ईरान के लिए एक और बुरी खबर है। ये हैं पुराने स्टाइल के जहाज जो बमबारी करते थे, जिन्होंने पुरानी जंगों में भी बमबारियां की हुई हैं। B-52 बॉम्बर्स स्टेल्थ बॉम्बर्स नहीं है, यानी वो रेडार की नज़र में आ सकते हैं क्योंकि वो पुराने बने हुए हैं और उनकी उस तरह की वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ नहीं है। लेकिन उनकी बमबारी करने की कैपेबिलिटीज़ बड़ी ख़तरनाक हैं और हैवी पेलोड्स वो गिरा सकते हैं। और इस वक्त अमेरिका वो मैदान में ले आया है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका ये मतलब है कि ईरान की जो एयर स्पेस है अब वो एक ईजी ग्राउंड बन चुकी है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने लेटेस्ट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, और अब वो B-52 बॉम्बर्स को ले आया है बड़ी बमबारी करने के लिए, जो इन्होंने अफगानिस्तान वगैरह में भी इस्तेमाल किए थे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी नहीं थे। तो ईरान के पास जो थे थोड़े बहुत, उनको इन्होंने काफ़ी हद तक तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये ईरान के लिए एक बुरी खबर है। और हमने वीडियोस भी देखी हैं कि तेहरान और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, बड़ी मिकदार में वहाँ धुआं उठ रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा हमला कर दिया हो। तो जहां यूएस को पहले राउंड में एक बहुत बड़ी हिट मिली, यूएस बेसिस जो इनकी काफ़ी तबाह हुई हैं मिडल ईस्ट के अंदर, अब ये ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो हिजबुल्लाह से लड़ने लगे हुए हैं लेबनान के अंदर, और अमेरिका यहाँ पर ज़्यादा बमबारियाँ कर रहा है, और इजरायली एयरफोर्स भी इनकी मदद कर रही है, इनके साथ है अमेरिकन के। ईरान के हमलों की फ्रीक्वेंसी में भी कुछ कमी आई है, लेकिन यहाँ पर एनालिस्ट का ये ख्याल है कि वो अपने जो पहला ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल कर चुके हैं, और वो ये था कि यूएस बेसिस को हिट करना। और अब डेफिनेटली यूएस भी थोड़ा पीछे हटा है, उन्होंने बहुत सी जगहों से अपने ट्रूप्स को इवैक्यूएट कर लिया है, वो साइप्रस चले गए हैं, और कई जगहों पर ये भी इतलात आ रही हैं कि वो इंडिया से भी मदद ले रहे हैं अब, यानी फॉल बैक पोजीशन पर चले गए हैं, और इंडियन ओशन रीजन में जो डियागो गार्सिया की बेस है वहाँ से भी अब इन ऑपरेशंस को ये देखेंगे। तो नुकसान तो बड़ा ज़बरदस्त पहुंचाया है ईरान ने इन्हें, लेकिन अब आप कह सकते हैं राउंड 2 की तैयारी हो रही है, जिसमें ईरान को मैसिव नुकसान
नुकसान पहुंचाने की तैयारियां हैं। और यहाँ पर अगर ईरान सस्टेन कर जाता है तो इसका ये मतलब होगा कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है, यानी वो हार मानने वाला तो नहीं है इतनी जल्दी। और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ईरान कोई आसान टारगेट नहीं है। अगर ये समझते हैं कि ये एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करके ईरान को हरा सकते हैं तो ये इनकी भूल है, क्योंकि ईरान की अभी भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अभी भी बहुत सी हाइड आउट्स हैं, बहुत से बंकर्स हैं, बहुत सी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, और वो यूएस और इजराइल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको दीमक की तरह चाटने का काम कर रही हैं। उनका प्लान यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको इरोड किया जाए और इनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ को डेंट किया जाए, इनकी जो इनके म्यूनिशंस हैं, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, उनको कम किया जाए, डिप्लीट किया जाए। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके जब ऑयल शॉक आएगा पूरी दुनिया पर तो यूएस कैंप को फिर कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। और पर्शियन गल्फ में जहां आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है और उन्होंने धमकी लगाई थी कि कोई यहां से नहीं गुजरेगा, यूएस के मुताबिक हमने इनकी बहुत सी वॉरशिप्स को डबोया भी है। और ईरानियंस ने भी दावा किया है कि हमने यूएस वॉरशिप्स पर मिसाइल दागे हैं। अब ये जो दोनों साइड्स हैं, ईरान और अमेरिका, ये पिछले 25-30 सालों से एक दूसरे को स्टडी कर रहे हैं। और इसका ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था, और हम पिछली यूएस की एडमिनिस्ट्रेशंस को भी देखें, उनकी भी प्रेजेंस इसी दिन के लिए थी यहाँ पर इस रीजन में, कि जब ईरान पर हमला होगा हम कैसे उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो ये आसपास के जो मिडल ईस्टर्न ममालिक में ये बैठे हुए थे, ये इसी दिन के लिए बैठे हुए थे। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि डाइवर्स स्ट्रेटजीज हमें नज़र आ रही हैं। यूएस भी अब सिर्फ एयर स्ट्राइक्स नहीं कर रहा और अपनी वॉरशिप्स के ज़रिए ही सिर्फ अटैक्स लॉन्च नहीं कर रहा। अब एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है, और वो ये कि ईरान इराक बॉर्डर पर जो कुर्दिश ग्रुप्स हैं, रिपोर्टेडली CIA उनको फंड करना शुरू हो गई है, उनको इम्बोल्डन करना शुरू हो गई है कि ईरान इराक बॉर्डर पर ईरानी फोर्सेस के ऊपर एक दबाव क्रिएट किया जाए और वहाँ से एक अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, जिससे ईरान को मामलात मैनेज करने में मज़ीद मुश्किलात का सामना हो। यानी ईरान का आप कह सकते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है इराक के साथ, उसको छेड़ा जा रहा है कुर्दिश ग्रुप्स की मदद से। और कुर्दिश हिस्टोरिकली अमेरिका के एलाय रहे हैं इस रीजन में। और रिपोर्टेडली यहाँ पर IRGC ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है ईरान इराक बॉर्डर पर, ताकि इस तरह के अगर कोई भी ग्रुप अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उनको कुचल दिया जाए। ये तकरीबन वही स्ट्रेटजी है जो सीरिया के बशार अल असद के खिलाफ भी हमने देखी थी। वहाँ से इन्होंने कुर्दों को पंप किया था कि आप इनकी हुकूमत को तंग करो। वो सीरिया की ईस्टर्न साइड थी और ये ईरान की वेस्टर्न साइड है, और इसके बीच में हैं ये सारे कुर्द जो इराक के इलाके में हैं। तो इनको ज़रा पुश किया जा रहा है कि अब आप तंग करो इन्हें। सीरिया वाला महाज तो ये किसी हद तक जीत चुके हैं, इराक को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब इनकी नज़र में है ईरान की बारी। लेकिन याद रहे, सीरिया और इराक की स्टेबिलिटी ईरान के मुकाबले में कम थी और उनका साइज़ भी छोटा था, और उनकी टेरेन भी ईरान के मुकाबले में काफ़ी ईजी थी, जबकि ईरान की ग्राउंड रियलिटीज़ इन दोनों मुल्कों से डिफरेंट हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस पर तनकीद भी हो रही है बहुत से एक्सपर्ट्स की जानिब से कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ईरान के साथ जंग में जाना बगैर किसी रीज़न के। और यहाँ पर अमेरिकन की कोशिश ये है कि एयर बम्बार्डमेंट के ज़रिए इनको वीक करो, इनके टॉप लीडर्स को उड़ाओ, इनकी मिलिट्री लीडरशिप को उड़ाओ, और जब वो इतने वीक हो जाएंगे तो आप फिर अंदर से खाना जंगी को हवा दो, ये डिफरेंट ग्रुप्स को आप सपोर्ट करो, बॉर्डर्स पर प्रेशर बढ़ाओ और रजीम चेंज करो। ऊपर से तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नज़र आता है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन अब किस तरह होगी ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन CIA ने रिपोर्टेडली कुर्दों को आर्म करना शुरू कर दिया है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन डिफरेंट टैक्टिक्स के जरिए, अपनी एयर, सी और लैंड कैंपेन्स के जरिए क्या अमेरिका ईरान के अंदर अपने मतलूबा ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? क्या इजराइल का जो ख्वाब है ईरान के अंदर रजीम चेंज, वो पूरा हो जाएगा, या ईरान की फोर्सेस इनके खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त मुज़ाहमत क्रिएट करेंगी, जो हमें अभी नज़र भी आ रहा है? आपके ख्याल में क्या ईरान को फायर पावर की कमी का सामना है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।